प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के प्रश्न इस ऑनलाइन वीडियो में हम पढ़ेंगे ऊंट के बारे में। अभी तक अपन ने देखा था भेड़ों की नस्लों के बारे में, भैंसों की नस्लों के बारे में, गायों की नस्लों के बारे में। तो आज अपन देखते हैं ऊंट की नस्लें। ऊंट का नाम आते आपके दिमाग में आ गया होगा। ऊंट का मतलब सीधा सीधा है ये जो रेगिस्तान का जहाज, जो बहुत बड़ा जो एक जानवर होता है ऊंट, लेकिन वो मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्राचीन काल में सबसे ज्यादा बोझा ढोने का काम हो, खेतों में काम करवाना हो, और सवारी के लिए जो लोग एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो ऊंट गाड़ी में बैठ करके जाते थे। तो ऊंट एक इस प्रकार का प्राणी है, ये बहुत बड़ा है लेकिन मनुष्य के लिए अति उपयोगी है। और ऊंट राजस्थान के रेगिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण पशु है, क्योंकि रेगिस्तान के धुरों में ऊंट ही बड़े ही अच्छी तरीके से चल पाता है। ठीक है, इसको जो ऊंट है, ऊंट का जो मुख्य कार्य है, जो काम मनुष्य लेता है सवारी में, कृषि कार्य में, बोझा ढोने में, और आजकल के नए ट्रेंड चल गए पर्यटक जो होते हैं, पर्यटन में भी इसका उपयोग हो रहा है। पर्यटकों को जो सजे सजाए ऊंटों पर बिठाया जाता है, फिर उनको कैमल सफारी, ठीक है, के नाम से काफी जो ऊंट के पालक होते हैं वो कैमल सफारी के माध्यम से आमदनी अर्जित करते हैं। और इसके अलावा जो आपके रहट चलाने, और जो ईख है यानी गन्ना है, गन्ना पिराई में भी इसका यूज किया जाता है। ये संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के अंदर ऊंट पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो आपके रेगिस्तानी जो ऊंट है उसका जो बोझा ढोने में ज्यादा काम में लिया जाता है। ऊंट सामान्यतया शुष्क क्षेत्रों में रहता है। इसकी एक विशेषता है कि कई दिनों तक बिना पानी पे भी रह सकता है, क्योंकि ऊंट के अंदर इस प्रकार की क्षमता होती है कि वो जल को कई दिनों तक धारण करने की क्षमता रखता है। उसके अंदर जो कुबड़ पाई जाती है उसके अंदर स्टोरेज कर लेता है, और वो स्टोरेज करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ऊंट जो है कई दिनों तक यानी लगभग सप्ताह भर तक बिना पानी पिए रह सकता है, और वह जो है उस पानी का धीरे धीरे यूज करता है। एक बार में ऊंट लगभग 30 लीटर के लगभग पानी पी सकता है, और अपने जो जल की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति कर लेता है। तो ऊंट की जो नस्लें हैं उनके बारे में हम पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि ऊंट दो प्रकार के होते हैं। एक कुबड़ वाला और दूसरा दो कुबड़ वाला। यानी कुबड़ का मतलब ये है कि जो उसका शरीर होता है उसके ऊपर एक कुबड़ होती है, और उस कुबड़ के कारण जो है ऊंट के ऊपर किसी भी प्रकार से लोग बैठते हैं तो उस कुबड़ को पकड़ लेते हैं, या जो उसके पीछे जो गाड़ी जोतते हैं तो उसका जो बेल्ट वगैरह होता है, एक ढांचा होता है ऊंट के ऊपर रखने का लकड़ी का, प्लस बहुत भारी होता है, उसको ऊंट के ऊपर रखते हैं। फिर उसके ऊपर जो लोहे की चेन द्वारा उसको बांध करके, और अपन देखते हैं कि वो एक जो है चमड़े का पट्टा आगे लगाते हैं ताकि वो चारों तरफ से ऊंट को एकदम बांधे हुए रख सके। ऊंट जब चलता है तो उसके शरीर के साथ वो गाड़ी चल सके। तो भारत में जो पाए जाने वाले ऊंट हैं उनकी 3 प्रजातियां अपने यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, प्रमुख रूप से 3 है, वैसे खूब है, जैसे बीकानेरी है, जैसलमेरी है, मेवाड़ी है, कच्छी है और सांचोरी। तो भारत में पाई जाने वाली नस्लें, तो सबसे पहले देखते हैं, देखो बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, सांचोरी। तो बीकानेरी, जैसलमेरी, ये बीकानेरी की उत्पत्ति है। जैसलमेरी, मेवाड़ी, सांचोरी सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। इसके अलावा एक कच्छी, तो देखिए भारत में 5 प्रकार की लगभग प्रमुख रूप से, ऐसे भी अनेक प्रकार के ऊंटों की प्रजातियां हैं, इन प्रमुख रूप से ये 5 प्रकार की प्रजातियां हैं: बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, सांचोरी
और आपके कच्छी। तो इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, इनके जो है रूप, रंग, आकार, व्यवहार, प्रत्येक जो है अलग अलग प्रकार से जो ये इनके यूजेज होते हैं। जैसे बीकानेरी नस्ल है तो बोझा ढोने में बहुत काम आता है, और जैसलमेरी सवारी के लिए, पर्यटन को जो थोड़ा सा उसकी हड्डियां वगैरह या उसका शरीर वगैरह हल्का होता है, और उसके पैर भी जो गद्देदार हैं वो थोड़े कम होते हैं, बीकानेर के ज्यादा होते हैं। तो यानी ये जो अलग अलग हैं, अलग अलग इनका यूजेज है। अपन अब एक एक के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान के अंदर ये प्रमुख 3 नस्लें हैं। पहली वाली बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, ये ज्यादा पाई जाती है, बाकी नस्लें थोड़ी कम पाई जाती है, अन्य जगहों पर पाई जाती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बीकानेरी नस्ल का जो ऊंट है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ये बीकानेरी नस्ल। अब देखिए बीकानेरी नस्ल सबसे बड़ी खासियत बात है इसका जो प्रजनन है, या अपन कह सकते हैं इस नस्ल की उत्पत्ति स्थल अपना बीकानेर है। बीकानेर का मतलब सीधा सीधा राजस्थान का एक इस प्रकार का जिला जो रेगिस्तानी जिला है, और लगभग अपने जो गंगानगर और हनुमानगढ़ के ठीक नीचे स्थित है, और इधर जैसे जैसलमेर, नागौर, चूरू इनका पड़ोसी जिला है। और बीकानेर के अंदर जोहड़बीड़ में, याद रखना है, राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र, ठीक है, तो पशु की जगह आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय उष्ट्र का मतलब सीधा सीधा ऊंट से है, उष्ट्र का मतलब, ठीक है। अब राष्ट्रीय उष्ट्र जो अनुसंधान केंद्र है, जो कि बीकानेर के जोहड़बीड़ में स्थित है, उसके द्वारा एक नई किस्म का जो एक प्रकार से जन्म करवाया गया है, ठीक है। और जो अपन कह सकते हैं कि इस नस्ल के ऊंट जो है बीकानेर के बाद उस स्थान पर लेके गए हैं, तो इस नस्ल का 2 संकर करवाया गया, 2 नस्लों का, जिसमें एक सिंधी नस्ल और बलूची ऊंटों संकरण से, यानी जो सिंधी किस्म के ऊंट थे उनका बलूची, जो बलूचिस्तान के जो ऊंट थे उनके साथ संकर कराया गया, अर्थात दोनों का मिला करके एक नई किस्म या एक नई नस्ल बीकानेर नस्ल का उद्भव हुआ। तो मुख्य चीज इसमें अपने 2 याद रखनी है, राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर, ये कंपटीशन एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा मुख्य जो है बीकानेर नस्ल का उद्भव की सेवा सिंधी और बलूची के संकरण से या प्रजनन से एक नई नस्ल बीकानेर नस्ल बनी है। अब अपन इसकी देखते हैं बीकानेर नस्ल की विशेषताएं, क्योंकि देखिए सिंध भी पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है, सिंधी नस्ल के, और बलूची जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान वहां की नस्ल है। इन दोनों को मिला करके और इनका जो एक नई संतति या संकर नस्ल है उसको प्राप्त किया गया है, उसको नाम दिया है बीकानेर नस्ल। तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं, बीकानेरी नस्ल की जो ऊंट है उसकी विशेषताएं। विशेषताओं में सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये जो ऊंट का रंग कैसा होता है। तो यानी इनका जो रंग है वो गहरा भूरा रंग होता है बीकानेरी नस्ल के ऊंटों का, और साथ में थोड़ा सा हल्का काले रंग सा होता है, ठीक है। ज्यादा ब्लैक भी नहीं होता है, लेकिन ये गहरा भूरा रंग होता है, एकदम शानदार। यानी दुनिया में सबसे अधिक सुंदर कहीं ऊंट पाए जाते हैं तो वो अपने बीकानेर के ऊंट होते हैं। और ऊंट की ऊंचाई जमीन से थुई तक जो इसकी ऊंचाई है 10 से 12 फीट होती है, ठीक है। तो 2 चीजें हो गई, एक तो बहुत ऊंचा लंबा चौड़ा होता है, और एक रंग जो गहरा भूरा यानी काला सा होता है, और शरीर गठीला और मजबूत होता है।
एकदम गोल, और जो इसका सिर होता है वो चौड़ा सा इसका सिर होता है, काफी खोपड़ी गोलाकार उठी होती है, और जहां खोपड़ी आगे की ओर खत्म होती है बंधुओं, वहां एक गड्ढा होता है। यानी गोलाकार जो खोपड़ी है, जहां खत्म होती है वहां एक खड्डा जैसा आकृति होती है, वहां एक जो अपन कह सकते हैं खड्डा होता है, जो इस ऊंट की विशेष विशेषता है। यानी जहां सिर इकट्ठा हो रहा है, यहां से खोपड़ी है, इसके लगभग मध्य में एक खोपड़ी आगे की जहां खत्म होती है वो गड्ढा होता है, और जिसे स्टॉप कहते हैं। ठीक है, और ये जो स्टॉप होता है या इसको स्टॉप कहते हैं, ये इस नस्ल की प्रमुख विशेषता, ध्यान रखना, बीकानेरी नस्ल की प्रमुख विशेषता है। ये बाकी में नहीं पाया जाता है। ये बीकानेर नस्ल में स्टॉप होता है जहां खोपड़ी होती है, और वहां पर इस प्रकार की जो आकृति पाई जाती है बंधुओं, बाकी किसी भी नस्ल में ये नहीं पाई जाती है। इसकी खास पहचान है ऊंट की आंखों, कानों और गले पर लंबे लंबे काले बाल पाए जाते हैं, यानी लंबे काले बाल इनके यहां पाए जाते हैं, और ये इसकी विशेषता है, बाकी में नहीं मिलेंगे। लेकिन जो बीकानेर नस्ल का ऊंट होगा उसके मुंह पर, आंखों पर, कानों पर, गले पर, ठीक है, आंखों पर, कानों पर व गले पर तो लंबे काले बाल पाए जाते हैं, जो इसकी सुरक्षा करते हैं, आंखों वगैरह की, जो धूप से बचाते हैं, सीधा प्रकाश जो होता है उससे बचाते हैं। सिर मंझले दर्जे का भारी होता है, ये भी ध्यान रखना है, सिर मंझला व भारी, जो देखते देखते सुंदर होता है। आंखें चमकदार होती है इसकी, वह बाहर निकली हुई दिखाई देती है। बाहर का मतलब है जो सामने आदमी खड़ा है उसको दिख जाएगी दोनों आंखें। तो इस प्रकार से ये जो नस्ल का ऊंट है बीकानेर नस्ल का, यह विशेष रूप से अपने बीकानेर के आसपास क्षेत्रों में पाया जाता है, जो बहुत ही अत्यंत ही जो लोकप्रिय है। ठीक है, और इसके जो एक गड्ढा होता है वह नाक की हड्डी के ऊपर उठी हुई दिखाई देती है उसके कारण। ठीक है, इसकी जो नाक की हड्डी है ये यहाँ पर वह हल्की सी ऊपर उठाई देती है। आप बुक के अंदर उसका फोटो देख सकते हैं। जो ऊंट है उसका जो ये नाक है मनुष्य की तरह हल्का सा ऊपर की ओर जाता है, और ये नस्ल इसी कारण बहुत सुंदर लगती है। वर्तमान में जो नस्ल बीकानेर ऊंट की है वह विश्व के जो ऊंटों में सबसे सुंदर नस्ल है, ये ध्यान रखना। आंखों की भौं और पलकों पर घने काले बाल होते हैं, यानी आंखों पर जो बाल होते हैं, काले बाल होते हैं, वो उसकी सुरक्षा करते हैं सूर्य के तेज प्रकाश से। ठीक है, और गर्दन मंझले आकार की नीचे से गोलाई हुई होती है। गर्दन मंझले आकार की, नीचे से गोलाई ली हुई, यानी एक प्रकार से आपके एक जो इस प्रकार से आप काटते हैं, इस प्रकार से ये इस प्रकार से नीचे से हल्की गोलाई ली हुई गर्दन होती है इस बीकानेर नस्ल के ऊंट की। और इसकी जो थुई होती है वह बड़ी और पीठ के बीच में होती है। थुई बड़ी होती है, ठीक है, यानी काफी आकार में थुई बड़ी दिखाई देती है और पीठ के बीच में होती है। जो कि इसकी सुरक्षा करती है, तो इसके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। छाती की गद्दी अच्छी सुदृढ़ होती है, यानी छाती की गद्दी जो होती है काफी सुदृढ़ होती है।
जो ऊंट के ठीक दोनों पैरों के बीचों बीच में जो एक गद्दी यानी एक पैर जैसा आकृति है, चार पैरों के बीच में ऊंट के एक अंदर की ओर जो एक आकृति पाई जाती है उसको जो छाती की गद्दी बोलते हैं। ये काफी सुदृढ़ होती है, ये मजबूत होती है, जो कि बैठने में ऊंट की सहायता करती है। ठीक है, और ऊंट जो बैठता है या उठता है तो उसको उसके शरीर का जो एक प्रकार से भार सहन करता है और दूसरे पार्ट को जमीन पर टच नहीं होने देता है। ये ऊंट के लिए एक विशेष प्रकार की जो प्रकृति का अपन कह सकते हैं वरदान है कि जो कि ऊंट को एक विशेष सुविधा प्रदान करवाती है। और इसके अलावा पिछले इसके अगले पैर लंबे सीधे और मजबूत हड्डियों वाले होते हैं और पिछले जो पैर होते हैं वह अगले पैरों की अपेक्षा कमजोर व अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। अगले पैर आपको काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई देंगे, पिछले पैर देखिए पतले पतले से एक बुक के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यानी ये अंदर की ओर होते हैं इस प्रकार से ये, और जबकि आगे वाले पैर एकदम सीधे इस प्रकार से होते हैं। यानी आगे वाले पैर मजबूत होते हैं जबकि पीछे वाले पैर हल्के से कमजोर होते हैं, अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। क्योंकि ऊंट जो जोर लगाता है आगे चलता है तो उसको आगे वाले पैरों के अंदर ज्यादा ताकत होती है, क्योंकि ये प्रकृति है बंधुओं, प्रिय विद्यार्थियों, जो कि किसी भी चीज को जब बनाती है तो उसकी इस प्रकार की विशेषताएं होती है कि वो अपने आप में अनमोल होती है, अद्वितीय होती है, अविश्वसनीय होती है, अकल्पनीय होती है। क्योंकि प्रकृति ने जो ऊंट जैसे जो अपन कह सकते हैं प्राणी बनाए हैं, इतना बड़ा आकार और इस प्रकार से जो बोझा ढोना हो, चाहे जो है सवारी करवाना हो, बड़े बड़े छकड़े चलाना हो, काफी ताकतवर होता है ये ऊंट। ठीक है, कभी कभी जो ऊंट बिगड़ जाते हैं तो देखा जाता है कि मनुष्य गर्दन पकड़ के ऊपर उठा के फेंक देते हैं, यानी एक बार में वो मनुष्य को मृत्यु तक ले जाते हैं, अर्थात मार डालते हैं, इतने खतरनाक होते हैं ऊंट। ठीक है, फिर भी मनुष्य उनको पालता है। मादा जो ऊंट होते हैं उनमें जो है थन बड़े बड़े होते हैं, उनके चूचक के दो दो छेद होते हैं, दूध की वाहिनी भी बड़ी और उन्नत होती है। और जो पुरुष जो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं नर जो आपके ऊंट होता है उसके अंडकोश गोल और बड़े होते हैं, जो आपके पीछे से दिखाई देते हैं अंडकोश। ठीक है, जबकि मादा के अंदर जो उसकी चूचक वगैरह वो दिखाई देती है। तो जो बीकानेर नस्ल है ये वास्तव में पूरे विश्व के अंदर विख्यात है और इसकी उपयोगिता है, ये सभी कामों के लिए उपयुक्त है, यानी इसका जो कार्य है, ये उपयोगिता है, ये सभी प्रकार का काम कर सकते हैं इससे। ठीक है, सभी प्रकार के कार्य हैं और कृषि कार्य भी इसमें करवाते हैं। और ऊंटों की घटती हुई संख्या को देखते हुए हमारी राजस्थान सरकार ने इसको राजकीय पशु घोषित किया है, राजकीय पशु घोषित किया है। और इसका जो प्रवर्धन है, यानी राजस्थान से बाहर इसके जाने पर बिना अनुमति के जो प्रतिबंध है, यानी गवर्नमेंट का आदेश होता है उसके बाद ही इस राजकीय पशु को राजस्थान के बॉर्डर से बाहर ले जाया जा सकता है, क्योंकि इनकी संख्या लगातार घट रही है। क्योंकि आजकल जो पशुपालन में बहुत ज्यादा लोगों को मुनाफा नहीं होता है, इसलिए ऊंट जैसे पशुओं की भी संख्या धीरे धीरे कम होने के कारण सरकार को इसको सुरक्षित करने के लिए, इसका जीवन बचाने के लिए, इस प्रजाति की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार ने इसको राजकीय पशु भी घोषित किया है ऊंट को। उसमें सारी नस्लें शामिल है, केवल बीकानेरी नस्ल नहीं, प्रत्येक प्रकार का जो ऊंट है, ऊंट प्रजाति है, वह संरक्षित की गई है। अब अपन देखते हैं बीकानेर के बाद बंधुओं जैसलमेरी। तो जैसलमेरी जो नस्ल है, उस जैसलमेरी नस्ल के ऊंट में भी लगभग यही विशेषताएं पाई जाती है बंधुओं, लेकिन इसका प्रजनन क्षेत्र अलग है। ठीक है, तो आपके रेगिस्तान का जो थारपार केंट है, ठीक है, तो थारपार केंट जैसलमेर नस्ल का जो उत्पत्ति स्थल है थारपार केंट। ठीक है, और जो पाकिस्तान का इलाका है थारपार केंट से लेकर जो पाकिस्तान के अंदर आपके जो सिंध प्रांत है, ठीक है, वहां तक जो सिंध प्रांत है वहां पर इस नस्ल के ऊंट पाए जाते हैं। सिंध प्रांत पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रांत है, दोनों मिलकर के जो आपके एक प्रकार से यह क्षेत्र है, इस ऊंट का एक प्रकार से प्रजनन स्थल माना जाता है। थारपार केंट और सिंध प्रांत की ध्यान रखना है। अब इस नस्ल की यदि बात करें
ऊंट का रंग हल्के भूरे रंग का होता है, यहाँ गहरे की जगह क्या हो जाएगा, हल्का। ठीक है, जैसलमेर नस्ल की ऊंट की विशेषताओं में हल्का भूरा रंग हो जाएगा, और साथ में इसकी ऊंचाई जो है वह 7 से 9 फीट यानी थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, और शरीर छोटा और पतला होता है। शरीर कैसा होता है, छोटा और पतला। और आंखें गोली होती है, ठीक है, चमकदार होती है, सिर के अनुपात से बड़ी होती है। ठीक है, गोल एवं सिर के अनुपात से बड़ी। और चमकदार, यही लगभग विशेषताएं सेम है, थोड़े से चेंज है। अब अपना याद रखना, बीकानेर का ऊंट थोड़ा बड़ा है, 3 फीट बड़ा है, और जैसलमेर थोड़ा छोटा है, वह 10 से 12 फीट, ये 7 से 9 फीट। वो गहरा भूरा रंग का होता है, ये हल्का भूरा रंग का होता है। ठीक है, और अगली विशेषता की यदि बात करें अपन, तो नस्ल के ऊंटों का कपाल उठा हुआ नहीं होता, स्टॉप नहीं होता। तो अपन इसमें देख लो स्टॉप कहाँ है, तो यहाँ पर स्टॉप नहीं होता। ठीक है, ये केवल बीकानेर नस्ल की विशेषता है, इसलिए अपन इसमें लिख सकते हैं इसके अंदर स्टॉप नहीं पाया जाता, यानी सिर पे जो गड्ढा है वह नहीं पाया जाता। जैसलमेर नस्ल में स्टॉप नहीं होता है, जबकि बीकानेर नस्ल में ये स्टॉप पाया जाता है। और बीकानेर नस्ल के अलावा जो कान इसके छोटे छोटे पास पास में होते हैं, जैसलमेरी के पैर पतले, हड्डियां छोटी छोटी होती है, पैरों के तलवे छोटे व हल्के होते हैं, जो तेज चलने में हेल्प करते हैं इसकी। तो जो है गर्दन भी इसकी मंझले आकार की होती है, थुई बड़ी हुई पीठ के बीच में होती है, छाती पर इसके गद्दी पाई जाती है, और इसका उपयोग सभी प्रकार के कार्यों में होता है, कृषि कार्य में होता है, लेकिन ज्यादातर जो होता है वो सवारी के लिए होता है। यानी जो जैसलमेर के अंदर जो पर्यटक आते हैं, इनके जो पैर वगैरह गद्देदार होते हैं, तो ये ठंडी रात हो तो ये 100 किलोमीटर तक चल सकता है। यही इस ऊंट की विशेषता है। एक प्रशिक्षित जो ऊंट है वह ठंडी रात में 100 से 120 किलोमीटर चल सकता है। ठीक है, अपने मालिक को ऊपर बिठा करके, जो सवार को बिठा के ये 100 से 120 किलोमीटर तक चलता है। आपने यदि आप बॉर्डर पर गए हैं या टेलीविजन में देखे हैं, तो अपना बीएसएफ के जो जवान होते हैं, सीमा सुरक्षा बल के जवान, रेगिस्तान के जो एरिया के अंदर बॉर्डर पर जब सिक्योरिटी करते समय इन्हीं ऊंटों की सहायता लेते हैं, इनके ऊपर बैठते हैं, और ये ऊंट आराम से मजे से रेगिस्तान में चलते हैं, जिससे अपने देश की सुरक्षा के लिए भी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं ये ऊंट काफी ट्रेंड होते हैं, और ये हमारी सेना की हेल्प करते हैं। सेना द्वारा प्रशिक्षित ऊंट जो हैं, इनको 26 जनवरी को जो अपने राजस्थान की झांकी होती है सेना की, उसमें भी शामिल करते हैं। और गौरबंद जो एक लटकता हुआ एक होता है, उस गौरबंद को भी ऊंट के गले पर लगाया जाता है, यानी ऊंटों को सजाया जाता है और ऊंटों से नृत्य भी करवाया जाता है। तो इस प्रकार से ये विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। रेगिस्तान एरिया में जो भी पर्यटक आते हैं, उनसे एक अच्छी रकम लेकर के, अच्छा उसको टिकट दे करके और पैसे प्राप्त करके उनको उसकी सवारी करवाते हैं, तो उनको भी आनंद आता है, और अपने देश की सांस्कृतिक छवि, एक विरासत भी ये ऊंट संजोए हुए रखते हैं। तो जैसलमेरी ऊंट काफी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि ये एक सवारी ऊंट होते हैं। क्योंकि देखिए, वजन उठाना बड़ी बात नहीं होती है, देश की प्रगति, देश की एक विशेषता, लोगों को आनंद आना चाहिए कि विदेशी लोग जो चला करके अपने भारत में आते हैं, वह जो रेगिस्तान की धोरों में घूमते हुए जब थक जाते हैं, तब कैमल सफारी का आनंद वो जब लेते हैं, तो बंधु उनको बड़ा ही आनंद आता है। तो इस प्रकार से ये जो जैसलमेरी ऊंट है, ये अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये अपनी आन बान शान राजस्थान की संस्कृति के प्रतीक हैं। आप देखिए, राजस्थान का जो लोगो होता है, उस लोगो में सामान्य जो लोगो बनाते हैं, उसमें ऊंट का भी स्थान प्रमुख होता है, क्योंकि अपने राजस्थान की एक प्रकार से अपन से कह सकते हैं कि अलग ही पहचान बनाता है ऊंट। ठीक है, तो इस ऊंट की जो जैसलमेरी नस्ल है, इसकी विशेषताएं, इनको थोड़ा थोड़ा चेंज करके अपने को याद करना है। ठीक है, इसके अंदर उसका बीकानेर का जो आपके गहरा भूरा होता है, इसका हल्का भूरा रंग होता है, तो अपन कंपैरिजन भी कर सकते हैं, तो अपने को दोनों याद हो जाएंगे। वह बोझा ढोने में ज्यादा काम आते हैं, कृषि कार्य में, सवारी में ज्यादा काम आते हैं, और एक ठंडी रात के अंदर 100 से 120 किलोमीटर तक ये चल सकते हैं, यानी
कहीं कहीं 140 भी लिखा हुआ है, तो 140 किलोमीटर मान लेते हैं, चल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके सेकंड नस्ल थी जैसलमेर नस्ल। अब अपन लेते हैं मेवाड़ी नस्ल। मेवाड़ी की नस्ल भी बीकानेरी और जैसलमेरी की भांति जो आपके वर्तमान में जो इलाका है मेवाड़ का सीधा सीधा मतलब होता है बंधुओं आपका उदयपुर क्षेत्र, ठीक है, जो महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने बसाया था उदयपुर, जो कि झीलों की नगरी भी है। वहां पर प्राचीन काल में अनेक कार्य करने के लिए, सवारी के लिए जो है पंजाब से ऊंट मंगवाए जाते थे या लाए जाते थे, और उन ऊंटों पर जो आपके उन ऊंटों को उस वातावरण के अनुकूल स्वयं ने ढाल लिया ऊंटों ने उदयपुर में, और आज जो वहाँ की नस्ल है उसको जो है मेवाड़ी नस्ल के नाम से जानते हैं। ये नस्ल राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गुजरात तक फैली हुई है, और ये राजस्थान की आन बान शान के रूप में ये भी प्रसिद्ध है। तो इस नस्ल के ऊंट की लंबाई मध्यम आकार की होती है, ये ध्यान रखना है, यानी जो आकार है वह मध्यम होता है, जो बीकानेरी और जैसलमेरी उनसे थोड़ा छोटा होता है। इसका रंग भी हल्का भूरा होता है, ठीक है, और जो आप आंखें हैं छोटी छोटी और सुस्त होती है, ठीक है, आंखें जो आपके छोटी और सुस्त होती है, यानी इतनी चमकदार नहीं होती है, छोटी छोटी सुस्त दिखाई देती है, और इसका आकार भी मध्यम होता है, हल्का भूरा रंग होता है इसका भी, ठीक है, हल्का भूरा रंग, और जो है छोटी छोटी आंखें, और वो भी सुस्त, और हड्डियां मोटी मजबूत होती है। मुंह के नीचे का होठ गिरा होता है, ठीक है, तो इसमें स्टॉप नहीं होता है। इसकी विशेषता है मुंह के नीचे वाला होठ गिरा हुआ होता है। गिरा हुआ मतलब या लटके हुए से, जो इसकी स्पेशल विशेषता है, ध्यान रखना, मुंह के नीचे वाला होठ गिरा होता है, ये इसकी स्पेशल विशेषता है, इसकी मेवाड़ी नस्ल की विशेषता। यदि अपने सामने ऊँट खड़े कर दिए जाएंगे कि बताइए बीकानेरी कौन सा है, जैसलमेरी कौन सा है, मेवाड़ी कौन सा है, बीकानेरी का स्ट्रोक होगा, यानी सिर पर एक गड्ढे से आकृति होगी, और जबकि मेवाड़ी के आपके होठ है वो नीचे वाला ऐसे गिरा हो रहेगा, ठीक है, यानी वो एक आप उनको देखा होगा कई बार वो झुका करता है, तो वो नीचे वाला जो भाट है उसका ये इस प्रकार से लटका हुआ रहता है, ठीक है, हल्का सा होठ जो है मुड़ा हुआ रहता है, लटका हुआ दिखाई देता है। ये इस मेवाड़ी या उदयपुर की नस्ल की ये स्पेशल विशेषता है, तो ये ध्यान रखनी है अपने को। गर्दन भी छोटी में मोटी होती है, छोड़िए, सिर बड़ा, बाल घने, सख्त में मोटे होते हैं। मेवाड़ी औसत गति 3 से 5 मील प्रति घंटा है, ठीक है, बाकी ये सारी विशेषताएं उसके अंदर पाई जाती है। इसका भी उपयोग कृषि कार्य में, भाड़ ढोने में होता है। इस नस्ल की मादा लगभग 4 से 6 लीटर दूध देती है। मादा जो है 4 से 6 लीटर दूध देती है, और आजकल ऊँटनी के दूध की गुल्फियां वगैरह बनती है, और इसका विभिन्न प्रकार की जो मेडिसिन वगैरह में भी यूज करते हैं ऊँटनी के दूध को। तो काफी ये जो अपन कहते हैं ये स्वास्थ्यवर्धक होता है। और जो अपने ये मेवाड़ी नस्ल है, इसकी जो मादा है 4 से 6 लीटर दूध देती है, काफी अधिक दूध देती है वास्तव में, जो कि यहाँ के जो मेवाड़ी के पशुपालक हैं उनको जो एक प्रकार से बेनिफिशियल जो है लाभदायक होती है। तो अपन ने देखो बीकानेरी नस्ल पढ़ी है, जैसलमेरी पढ़ी है और मेवाड़ी पढ़ी है, तीनों की विशेषताएं याद रखनी है अपने को। बीकानेरी नस्ल है जो सबसे ऊंचा होता है, ठीक है, फिर जैसलमेरी थोड़ा उससे नीचा, मतलब आकृति में 10 से 12 फीट हो गया बीकानेरी, 7 से 9 फीट हो गया आपके जैसलमेरी, और उससे मध्यम आकार का हो गया आपके जो मेवाड़ी। तो 3 नस्लें अपने 12th क्लास के अंदर दी गई है। तीनों की थोड़ी थोड़ी विशेषताएं आपको अभी याद हो जानी चाहिए, और जब आप बुक पढ़ेंगे और पीडीएफ वगैरह जब भेजेंगे और जब उसको आप लिखेंगे तो आपको पूरा एकदम कंप्लीटली ये तीनों ऊँटों की प्रजातियां याद हो जाएगी, जो अपने एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लाने में बहुत ही मददगार होगी।
ठीक है। अब अपन देखते हैं इन ऊंटों का प्रबंधन या मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि ऊंट एक इस प्रकार का प्राणी है बंधुओं जो काफी बड़ा होता है और मनुष्य के जो स्वभाव से कभी कभी जब ऊंट गुस्से में होता है तो ऊंट का गुस्सा बड़ा खतरनाक होता है। आप सबने आंखों से देखा नहीं होगा लेकिन सुना होगा, यदि ऊंट को गुस्सा आ जाता है तो ऊंट अपने मालिक को चबा जाता है, यानी उसकी गर्दन वगैरह को चबाता है और उसको मार डालता है, उसके ऊपर भी बैठ सकता है। तो ऊंट केवल मात्र एक इस प्रकार का प्राणी नहीं, बहुत भोला वाला नहीं है, ठीक है ना। और ये जो अन्य पालतू पशुओं की तरह जो है वह एक प्रकार से बहुत ज्यादा अपने जो भी पालक होते हैं उनके साथ घनिष्ठता नहीं बना पाता। जैसे अपन देखते हैं सामान्यतः जो पशु होते हैं घरों में अपन पशु रखते हैं वो अपने मालिक के साथ इतने कंबाइंड होते हैं कि यदि मान लो कोई बहुत खतरनाक पशु भी है जिसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब उसका मालिक पास हो जाता है तो मुंह सीधा करके खड़ा हो जाता है। ऊंट ऐसा नहीं कर पाता, ऊंट की याददाश्त बहुत तेज होती है, ऊंट जिस रास्ते पर जाता है उसको पहचान रखता है, ठीक है। तो ऊंट की याददाश्त भी अच्छी होती है, कई समय बाद भी वापस उसी रास्ते पर आ सकता है जिस रास्ते पर वो कभी पहले गया था। तो स्वभाव से ऊंट एक धैर्यवान सहनशील प्राणी माना जाता है। अन्य पालतू पशुओं के अपेक्षा साधना व सीखना कठिन है। प्रजनन काल में नर ऊंट उत्तेजित उत्पाती प्रवृत्ति का होता है, यानी वो बहुत तेज गति से जैसे बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है और कभी कभी नुकसानदायक भी हो जाता है। ऊंट झुंड में रहना पसंद करता है। अपन देखते हैं कई बार खेजड़ियों के चारों ओर या नीम के चारों ओर ऊंटों के झुंड होते हैं, जो कि ऊंट या जो ऊंटनियां होती है, ऊंटनियों सांड कहा जाता है अपने राजस्थान के अंदर। तो सांड का भी झुंड होता है, ऊंटों का भी झुंड होता है। पशु मेले के अंदर कई ऊंट जो है झुंड में लाए जाते हैं पशुपालकों के द्वारा। इसे अपना मार्ग याद रखने की अद्भुत क्षमता होती है। कई वर्षों के अंतराल के बाद भी ऊंट सरलता से अपने स्थान पर पहुंच जाता है और अन्य पालतू पशुओं की भांति अपने पालक के साथ सामान्यतः बहुत घनिष्ठ नहीं हो पाता। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। सर्दियों में मरुस्थलीय प्रदेश की कठिन परिस्थितियों में रहते हुए इसकी जो है शारीरिक बनावट है, क्योंकि ये कई शताब्दियों से वहां रह रहा है, लंबे समय से रह रहा है, तो इसका शरीर अकॉर्डिंग टू उस मरुस्थल के हो जाता है। सर्दी, गर्मी, धूप, इन सब को सहन करने की इसमें अद्भुत क्षमता होती है, ठीक है। तो विशाल इसका शरीर होता है, ठीक है। विशाल शरीर होने के बावजूद भी ऊंट प्रबंधन में आपको जो जो चीजें ध्यान रखनी चाहिए, ऊंट का जो प्रबंधन करने वाले अपने पशुपालक होते हैं वो आपके राय का समाज जो होता है वह प्राचीन काल में ऊंटों को चराने का काम या ऊंटों को पालने का काम करते थे राय का समाज के लोग, ठीक है। तो ऊंट का प्रबंधन जो है आपके करते समय जो बातें याद रखनी चाहिए कि विशाल शरीर के कारण, ठीक है, तेज धूप से नहीं कर पाता है, तो पर्याप्त मात्रा में इसके लिए छाया की व्यवस्था होनी चाहिए। और आजकल या अपन कह सकते हैं कि जो बड़े आकार के ऊंट छोटे आकार के ऊंट की अपेक्षा दिन की गर्मी में धीरे धीरे गर्म होता है, ये रेगिस्तान में पानी खोज में दूर दूर तक जाता है, यानी ज्यादा तेज तो धूप से नहीं कर सकता लेकिन सामान्य धूप को सहन कर सकता है। पानी के लिए जो काफी लंबे यात्रा भी कर सकता है, दूर तक जाता है। तो ये ऊंट है जो इसका शरीर विशाल होता है और इसके अंदर ताकत भी अद्भुत होती है, बोझा ढोने की, सवारी ढोने की, ठीक है। तो कुब्बड़ ऊंट की एक विशेषता है और ये लगभग 50 सेंटीमीटर ऊंची होती है, यानी जो कुब्बड़ होती है इसकी 50 सेंटीमीटर तो ऊंची होती है और इसका 200 सेंटीमीटर का घेरा होता है, यानी जो इसको अद्भुत बनाता है, ठीक है। और ऊंट जो है वो ये जो विशेषताएं बंधुओं जिनके कारण अपने का जो ऊंट है वह रह पाता है मरुस्थल के अंदर, ठीक है। और उनका प्रबंधन है ये, इसमें क्या है कि वे विशेषताएं जो इसे रेगिस्तान में अनुकूलन प्रदान करती है, यानी वो
विशेषताएं जिनके कारण ये आराम से रेगिस्तान रह सकता है। विशाल शरीर है और ज्यादा धूप से नहीं कर पाता, फिर भी पानी के लिए दूर दूर तक जाता है ये प्राणी। और इसका कुबड़ जो होता है वो 50 सेंटीमीटर ऊंचा होता है, 200 सेंटीमीटर गहरा होता है, जो इन पानी वगैरह के स्टॉक उसके अंदर आराम से रख पाता है। इसकी त्वचा के नीचे वसा के तेल नहीं के समान होने के कारण, यानी त्वचा के ठीक नीचे नहीं के समान वसा होती है, यानी बहुत कम वसा की परत होती है बंधुओं। और जो वसा की परत नहीं होती है तो ताप को निकालने में से सुविधा रहती है। ठीक है, यानी त्वचा है काफी मोटी होती है त्वचा। ऊंट की जो त्वचा है वो काफी मोटी होती है, घने बाल होते हैं, उसके ठीक नीचे बहुत कम वसा की मात्रा होती है, जिससे क्या है कि ऊंट का जो तापक्रम है वह शरीर से जो बाहर टेम्परेचर को निकालता है तो उसको काफी सुविधा होती है और वह आसानी से ताप को निकाल सकता है। और इसके पैर के पंजों की हड्डियां चौड़ी और चपटी होती है। जो पंजे होते हैं और उसकी हड्डियां जो है काफी चौड़ी होती है और उसके ऊपर जो मांसल भाग होता है बंधुओं, वह जैसे रेगिस्तान के ऊपर रेत में चलता है तो उसका वो पैर जो है स्पंज की तरह एकदम चौड़ा हो जाता है और मजबूती के साथ चलता है। तो रेत के अंदर जो है जैसे मान लो इस प्रकार से, तो जैसे ही रेत के अंदर लगेगा भार के कारण वो चौड़ा हो जाएगा। और जब चौड़ा और गद्देदार पैर रेत के ऊपर पड़ता है तो ये है वह आराम से अंदर धंसता नहीं है और जो ऊंट है आराम से रेगिस्तान के अंदर चल पाता है और वो जो है एक प्रकार से रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद देखो ऊंट के जो वक्षस्थल हैं और चारों पैरों के घुटनों पर मोटी कठोर त्वचा की गद्दी होती है। ऊंट जब बैठता है तब केवल वही भाग भूमि के संपर्क में आता है, शरीर के अन्य भाग ऊंचे रहते हैं। यानी ऊंट का वक्षस्थल है और चारों पैरों के घुटने हैं उन पर मोटी परत होती है। ठीक है, और वो जो मोटी परत होती है वही भूमि के संपर्क में आती है। ऊंट जब बैठता है तो पैरों पर बैठता है, चारों पैरों पर। घुटने वगैरह काफी मोटे होते हैं ना, उस कारण क्या होता है, और उसका जो वक्षस्थल है, वक्षस्थल का जो नीचे वाला भाग है, ठीक है, वही टच होता है और बाकी शरीर जो है जमीन से ऊपर रहता है, जमीन के टच नहीं होता है। इस प्रकार से जो इसकी ये मोटी परत है इसको जो जमीन के संपर्क आने से भी बचाती है। और इसके अलावा जो इसकी विशेषता, इसकी जो गर्दन है वह एक विशेष आकृति लिए हुए रहती है बंधुओं। जो गर्दन है वह जो है इसके होठ और गर्दन है, इसको कठिन परिस्थितियों में इसकी बहुत हेल्प करते हैं। जैसे इसको कुछ झाड़ियाँ खानी है तो गर्दन से सीधा ये झाड़ियों को खा लेता है, नीम को खा लेता है। और जो वनस्पति है जैसे बोरडी वगैरह होती है, जैसे जो बेर वगैरह लगते हैं उसके जो पाला होता है, उसका जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं उनको खा लेता है ये। तो ये गर्दन इसको बहुत हेल्प करती है। ठीक है, और इसी प्रकार इसके जो होठ होते हैं वो अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, जिससे कंटिन्यू झाड़ियों और वृक्षों की पत्तियां चढ़ते हुए कांटे चुभने से बचाव होता है। ठीक है, इसके होठ वगैरह भी बहुत काफी मजबूत होते हैं, सेंसिल होते हैं, एक्टिव होते हैं, जिससे कि ये इसको जो बचाते हैं और ये कांटों वगैरह को सहन करते हुए भी उस भोजन को प्राप्त कर पाता है। और इसकी उबरी भौहें, यानी भौहें हैं ये जो बाल हैं ये काफी उभरे होते हैं, जो सूर्य का जो सीधा प्रकाश आता है वह इससे बचाती है। ठीक है, और इसका यदि अपन आहार की बात करते हो, गर्दन, इसके होंठ, इसकी त्वचा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इसकी जो भौहें हैं ये अपना अपनी स्पेशल है, जो प्रत्येक काम अलग अलग करती है और इस पशु को आराम से रेगिस्तान में रहने में मदद करती है। ठीक है, हेल्प करती है और इसको रेगिस्तान का जहाज बनाती है। इसका आहार व्यवस्था जो अपन देख लेते हैं, इसको कैसा चारा खिलाया जाता है। तो आहार में ये सूखा चारा खाना पसंद ज्यादा करता है। ठीक है, सूखे चारे में जैसे मूंग मोट का चारा, काफी इसको पसंद है। जो लूम, जो खेजड़ी का चारा होता है, खेजड़ी की पत्तियां होती है,
ये काफी प्रसिद्ध है, ऊँटों के लिए बहुत ही अच्छा भोजन माना जाता है खिजड़ी की पत्तियां। इसके अलावा पाला, पाला जो होता है, ये जो बेर होता है या जिसको बोरडी बोलते हैं, या इसका जो झाड़ होता है बेरों का, इसकी पत्तियां हैं, ये ऊँटों के लिए विशेष यूज की जाती है। ठीक है, और ऊँट का उम्र के अनुसार, जैसे आयु वर्ग 6 माह तक का ऊँट है, उसको प्रतिदिन लगभग 2.5 किलो सूखा चारा चाहिए। ठीक है, और साथ में यदि दाना की व्यवस्था हो तो लगभग ½ किलो दाना। ठीक है, और 6 माह बाद मान लेते हैं कि 1 वर्ष तक लगभग इसको, 1 वर्ष बाद इसको लगभग ये डबल हो जाएगा, 5 किलो इसको ये चारा चाहिएगा। और जो आपके दाना है वो लगभग 1 किलो। और यदि ऊंट की उम्र आपके 2 से 3 वर्ष है तो 2 से 3 वर्ष का जो ऊंट है उसको लगभग 8 किलो जो सूखा चारा खिलाना चाहिए, और साथ में लगभग 1.5 किलो जो है दाने की व्यवस्था करनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, और यदि ऊंट जो है 3 वर्ष के बाद जो आयु का है, 3 वर्ष से ऊपर आयु का है, उसके लिए चारे की व्यवस्था लगभग 12 किलो की करनी चाहिए। और जो दाना है, दाने मतलब जो बंटा वगैरह होता है, जो दाना मिश्रण है, विभिन्न प्रकार का जो दाना मिलाते हैं, ये लगभग इसको 2.5 किलो खिलाना चाहिए। और यदि पशु प्रजनन हेतु नर को तैयार कर रहे हैं तो उसको लगभग नर को आपके 14 किलो सूखा चारा रोज खिलाना चाहिए, और लगभग जो दाना है वो 3 किलोग्राम के लगभग खिलाना चाहिए, यानी प्रजनन हेतु जब वो तैयार होता है। तो इस प्रकार से ऊंट जो है उसकी आहार की व्यवस्था भी अच्छी करनी चाहिए, और एक संतुलित आहार के लिए मिश्रण देने के लिए ऊंट को जो है देना चाहिए। और इसके अलावा नमक जो है 30 से 80 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से नमक भी देना चाहिए, यानी 30 से 80 ग्राम नमक देना चाहिए, जिससे इसके अंदर सोडियम वगैरह की, कैल्शियम की मात्रा पूरी हो जाए। तो नमक भी रोज देना चाहिए उनको। इसके अलावा जो अनुपात है भूसा और फलीदार चारा 1:1 में देना चाहिए, यानी आधा चारा जो आपने डाला है इसका भूसे का, तो फलीदार भी डालना चाहिए, जैसे आपके ग्वार की फलगटी वगैरह है, ये भी पशुओं को खिलाई जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, भूसा या मोट या ग्वार फलगटी 65-35 अनुपात में भी दे सकते हैं। और ऊंट प्राय शुष्क चारा पसंद करता है, किंतु यदि लगभग 25% हरा चारा उपलब्ध करवाया जाता है तो भी अच्छा रहता है। वर्षा ऋतु में यदि देखा जाए तो वानस्पतिक उत्पादन में वर्षा का बहुत महत्व है। अभी आपको पता है मानसून काल में पूरी धरती पर हरियाली थी। ठीक है, तो मानसून काल में जो भ्रूण है, अंजन है, सेवन है, बेकैया है, गोकरू, घंटिला, लापला, ये जितने भी अनेक प्रकार की घासें हैं ये जुलाई में होती है। ठीक है, लेकिन ये बहुत छोटी होती है तो ऊंट को चरने में दिक्कत होती है। लेकिन जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आता है और ये घासें काफी लंबी हो जाती है, सूखने लगती है, तो ऊंट बड़े चाव से इनको खा लेता है। ठीक है, और खेतों में जो मोट, ग्वार, बाजरा, ये अन्य जो फसलें होती है, ठीक है, बोरडी, खेजड़ी का लूंग, ठीक है, फोग, चारा, ये सब होते हैं। तो इनके माध्यम से भी जो ऊंट का जो है एक प्रकार से संतुलित आहार बनता रहता है और ऊंट आराम से इनको खाता है। ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर इनको एकत्रित भी करना चाहिए, ताकि वर्षा ऋतु के बाद जब अन्य जो भूसे या चारे मिलने बंद हो जाते हैं तब इसका यूज करना चाहिए। और वर्षा ऋतु में चने का भूसा भी विशेष रूप से बाजार में उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर अपन ने चने का चारा नहीं लिखा, तो ये ध्यान रखना, सूखे चारे में चने का चारा भी, और मूंगफली का चारा भी बहुत अच्छा होता है इसके लिए। ये भी उनको बड़े चाव से पसंद होता है। शीत ऋतु जब आती है बंधुओं, तो नवंबर में शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है और चर भूमि में प्राकृतिक घास सूख जाती है, यानी घास एकदम सूखी हो जाती है, पेड़ों की पत्तियां झड़ने लगती है। पाला, मोट, मूंग का चारा, ग्वार की फलगटी आदि मुख्य रूप से सूखा चारा उपलब्ध हो जाता है उस समय, तथा हरे चारे से सिंचित में सरसों, रिजगा, जेई, मेथी, बरसीम आदि उपलब्ध हो जाते हैं। और उसके बाद जब गर्मी की ऋतु आती है मार्च अप्रैल के अंदर, तब बसंत बहार होती है, जो ऊंटों को पुष्प रंजित फोग, यानी फोग के जो पुष्प होते हैं ये ऊंट को बड़े पसंद होते हैं। बावली, केर इत्यादि वनस्पतियां शुष्क काल में उपलब्ध हो जाती है। केर को भी खाता है ऊंट। ठीक है,
मई माह में खेजड़ी, जाल, नीम आदि जो चारे होते हैं इनका यूज करता है। खेजड़ी लूंग एक सर्वप्रिय पात चारा, ध्यान रखना। जो खेजड़ी का लूंग है वह स्पेशल ऊंट के लिए विशेष रूप से, और काफी महंगा भी होता है। यानी किसान आदमी जब अपनी खेती कर लेता है पूरी, तब वो अक्टूबर नवंबर के अंदर जो खेजड़ियां होती है खेतों के अंदर, जो सामान्यतया अपन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप यदि किसी किसान का खेत के अंदर जाएंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, तो आप आएंगे जैसे तेज धूप लगती है, किसान को पानी पीना होता है, भोजन करना होता है, तो सीधा घर पे नहीं आता है, और उसी अपने बहुत बड़े विशाल खेत के अंदर या छोटे खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में खेजड़ियों की संख्या होती है, और उनके नीचे बैठकर ठंडी हवा में आराम से भोजन पानी वगैरह करके पुनः अपने खेत में काम करना शुरू करता है। ये प्राय देखा जाता है। और जैसे खेती पूरी हो जाती है, फसल पक जाती है, उस फसल पकने के पश्चात वो खेजड़ियों से लूंग की कटाई करता है, उनकी छंगाई करता है। जिससे क्या होता है कि शीत ऋतु में या जब मानसून काल के बाद जब एक सूखा काल आता है, उस समय पत्तियां वगैरह काट लेने से खेजड़ी को भी आराम मिलता है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन वगैरह जल की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे ही सर्दी की ऋतु बीतती है, बसंत आती है, उस समय उस खेजड़ी पर नई कोंपलें फूटती है, शानदार एकदम हरी भरी पूरी धरती यानी खेजड़ियों से हो जाती है। तो इस प्रकार से किसान के लिए लाभदायक है खेजड़ियां भी, कि लूंग जो इन पशुओं के लिए काम आ जाता है, ऊंट जैसे के लिए, और ईंधन के रूप में उसकी जो लकड़ी है वह काम आ जाती है। तो इस प्रकार से खेजड़ी है, इसको अपने एक प्रकार से कहते हैं, ये एक कल्प वृक्ष है रेगिस्तान के लिए, राजस्थान के लिए। राजस्थान का राज्य जो एक प्रकार से वृक्ष भी खेजड़ी है, राज्य वृक्ष खेजड़ी है, जो इसको विशेष बनाता है। और इसका जो लूंग है, अर्थात इसकी छोटी छोटी जो पत्तियां हैं, ये ऊंट बड़े ही चाव से खाते हैं। और ये जो है इसके अलावा तो कहने का मतलब ये गर्मी की ऋतु में भी पर्याप्त मात्रा में उनके लिए रेगिस्तान के अंदर व्यवस्था है, और ये आराम से ही घूमते घूमते अपना भोजन भी दिन भर में कर लेता है। आप जब जैसलमेर की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि ऊंटों के झुंड रेगिस्तान में टहलते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और इनके जो पालक होते हैं वह भी अपने घरों पर पर्याप्त मात्रा में इसके चारे का स्टॉक भी रखते हैं। अब मुख्य चीज आती है ऊंट के प्रजनन की व्यवस्था। ऊंट क्योंकि काफी बड़ा जानवर होता है, और इसका जो प्रजनन काल है वो काफी जो एक प्रकार से ये है कि लंबा होता है, ठीक है ना। यानी 3 वर्ष के अंदर जो है इससे जो है एक इसका जो प्रजनन काल है सामान्य पशुओं की अपेक्षा काफी लंबा होता है। इसलिए मादा ऊंट जो होती है वो 3 से 4 वर्ष की आयु में गर्भ धारण की लिए योग्य हो जाती है। तो इसका जो प्रजनन काल है उस समय काफी अच्छा देखभाल करना जरूरी होता है, ठीक है। तो पहली बात, प्रजनन काल का मैनेजमेंट या प्रबंधन करने के लिए ध्यान रखना चाहिए। जो मादा ऊंटनी, मादा ऊंट या जिसको ऊंटनी बोलते हैं, सामान्यतः सांड बोलते हैं, सांड जो है 3 से 4 वर्ष की उम्र में गर्भ धारण योग्य हो जाती है। और बाकी पशु भी, जैसे गाय है 3 वर्ष की उम्र में, जो भैंसे हैं तो अपने पढ़ा है 40 माह में, 36 माह में, 48 में, से 4 वर्ष में, यही ये लगभग वही टाइम है सभी पशुओं का। तो ये सी चीजें अपने को याद रखनी होगी। ऊंट 5 से 6 वर्ष की आयु पर प्रजनन योग्य हो जाता है, ठीक है। और नर जो है, नर ऊंट जो है वह 5 से 6 वर्ष की उम्र प्रजनन योग्य हो जाता है। तो ये दूसरी बात अपने को ध्यान रखनी है। अब मादा में जो है नर ऊंट की भांति सांडनी यानी मादा ऊंटनी, ठीक है, सर्दियों में गर्म होती है और गर्भ धारण करने की क्षमता रखती है। यानी जैसे शीतकाल आता है, सर्दियों में जो ये गर्म होते हैं, अर्थात इनके अंदर इस प्रकार के जो हार्मोन्स स्त्रावित होते हैं कि इनको जो है प्रजनन करने की एक प्रकार से सुविधा उपलब्ध हो जाती है, या इनके जो शरीर के अंदर इस प्रकार के हार्मोन्स एक्टिव होने के कारण ये गर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सर्दियों में नर मादा गर्म हो जाते हैं
अर्थात आवेशित हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है, और प्रजनन करने के लिए इनके जो है शरीर है वो एक प्रकार से एक्टिवेट हो जाता है। मादा में डिंब का स्खलन नर से मिलाने के लगभग 36 घंटे बाद होता है, ठीक है, डिंब का स्खलन। मादा में 36 घंटे बाद होता है, यानी जब निषेचन होता है ऊंट और ऊंटनी का, तो इसके लगभग 3 दिन बाद जो है मादा से डिंब का स्खलन होता है। क्योंकि आप सबने 10th क्लास तक पढ़ा है कि जब डिंब और जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तब जाकर के जो भ्रूण बनता है उसे एक नया जो है प्राणी बनता है। तो यहाँ पर नर का तो जैसे वो जब निषेचन करता है उस समय ही स्खलित हो जाता है वो, और जो मादा है वो लगभग 3 दिन बाद स्खलित होती है और उसका जो डिंब है वो अंडाणु से, जो जिसको अंडाणु बोलते हैं, वह बाहर आता है, ठीक है। और साधारण 2 वर्ष के अंतराल से एक सांडनी से एक बच्चा प्राप्त होता है, ठीक है, 2 वर्ष लगते हैं, 2 वर्ष में सांड से बच्चा प्राप्त होता है। क्योंकि इसका गर्भकाल काफी लंबा होता है, मान लो सर्दियों में लेट हो जाते हैं, मान लो 3 से 4 महीने गुजर गए, तो वापस जब तक सर्दियां आती है तब तक इसका वो जो है गर्भकाल जो है प्रसव काल आता है। प्रसव काल के तुरंत बाद यदि सर्दियां नहीं है तो वापस से गर्म नहीं होती है सांडनी, तो वापस नया बच्चा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसलिए यदि 3 वर्ष में 2 बच्चे प्राप्त करने होते हैं तो क्या है कि जो आपको एक प्रकार से पशुपालकों को ध्यान रखना पड़ता है, प्रिय विद्यार्थियों, कि जैसे सर्दी स्टार्ट होती है तो इसको गर्भित करवाया जाता है मादा को, और अगली सर्दियों से ठीक पहले वापस जो 2-3 महीने अंतराल बाद उसको वापस गर्भित करवाया जा सकता है। 3 वर्ष में 2 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। ऊंटों की कमी है तो ये विशेष प्रकार की जो वैज्ञानिक या कृषि वैज्ञानिक या जो पशु जो डॉक्टर्स वगैरह बताते हैं उसके अकॉर्डिंग टू उनको पालन करना चाहिए। क्योंकि सांडनी का जो गर्भकाल है वह 385 दिन से 390 दिन का होता है, और बाकी जानवरों का जैसे देखते हैं गायों का 200 आपके 80 से 270 से 280 दिन, भैंसों का 300 दिन, ठीक है, और इसका 390 दिन, काफी बड़ा है, यानी 1 वर्ष लगता है पूरा 1 वर्ष लगता है। तो इसका मतलब इस बार मान लो कोई भी जो आपके 1 वर्ष और प्लस 15-20 दिन ऊपर लगते हैं, ठीक है, 20 दिन और ऊपर लगते हैं, तो यानी लगभग जैसे मान लो अभी सितंबर चल रहा है या अक्टूबर चल रहा है या नवंबर चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, तो जुलाई तो क्रॉस हो गया, फिर अगस्त के अंदर, जुलाई से जुलाई, मान लो जुलाई में गर्भित हुई है तो अगले अगस्त के अंदर जो आपके वो बच्चा देगी, और वो अगस्त में बच्चा देते ही वापस अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और वापस दिसंबर में उसको गर्भित करवाया जा सकता है। क्योंकि सर्दियों में इनके लिए अनुकूल होता है मौसम, और उस अनुकूल मौसम में ये जो एक प्रकार से इसके लिए तैयार होते हैं, ठीक है। परसों के समय देखा जाता है बंधुओं, सांडनी में दूध उतर जाता है, अर्थात उसके जो आपके थन है, अयन है, वो काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है, प्रजनन अंग शिथिल पड़ जाते हैं और उनमें से जो है श्वेत द्रव निकलना शुरू हो जाता है। पशु बार बार बैठता है, बच्चे को माँ का पहला दूध 1 घंटे के भीतर पिलाना आवश्यक होता है, क्योंकि ऊँटों की कमी है बंधुओं। तो जैसे ऊँट का बच्चा जन्मता उसकी आहार नाल होती है, वहाँ पर जो विटामिन ए का टीका लगवाना चाहिए, और एंटीसेप्टिक जो भी जो है वहाँ पर उसको वो मेडिसिन लगा देनी चाहिए, ठीक है। ना भी जो उसमें जीवाणु रोधक औषधि लगानी जरूरी होती है, अन्यथा जो है छोटे ऊँट की मौत भी हो सकती है, ठीक है। क्लोरोकोनिकल नामक दवाई लगाई जा सकती है, या अन्य कोई भी जो एंटीबायोटिक औषधि है वह बच्चे को दे करके इसकी मृत्यु दर को कम किया जा सकता है, ठीक है। तो परसों के समय देखभाल जरूरी है। और जैसे बच्चा जन्मता है तो ऊंट का जो बच्चा जन्मता है 1 घंटे के भीतर दूध पिला देना चाहिए, ठीक है। और उसकी जो नाभि है, नाभि पर
जो भी प्रतिजैवी दवा लगा देनी चाहिए, जिससे कि मृत्यु दर कम हो जाएगी ऊँट के बच्चों की और ऊँट की रक्षा हो जाएगी। अब ऊँटों की बंधुओं जो है आवास व्यवस्था की यदि बात करें तो उनको खुला स्थान चाहिए, छायादार स्थान चाहिए, हवादार स्थान चाहिए और अब आवास की दीवारें मिट्टी की या कच्ची मिट्टी ईंटों की भी बनाई जा सकती है। खुला बाग ऐसा हो जहाँ सीधी हवा आती हो, सीधा सूर्य का प्रकाश भी उसके आवास में आना जरूरी है और ज़्यादा गंदगी जमा नहीं हो, साफ सफाई रहे, ये भी ध्यान रखना चाहिए। बाड़े में नान भी बनानी चाहिए, ये पक्की ईंटों की तथा जमीन से 3 फुट की ऊंचाई पर होनी चाहिए और गर्मियों में उनको खुले स्थान पर बांधना चाहिए। एक ऊँट को औसतन 70 से 100 फीट की जो एक प्रकार से स्थान की आवश्यकता होती है। तो ऊँट चूंकि अपना राजकीय पशु भी है तो इसको विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। तो बंधुओं ये विशेष आवश्यकता युक्त जो ऊँट होते हैं उनको ठीक से जो एक प्रकार से अपन पाल सकते हैं और इस प्रकार से ऊँटों में होने वाले सामान्य रोगों की जानकारी भी ऊँट के पालक होनी चाहिए। बंधुओं ऊँट में होने वाली बीमारियां जैसे दस्त है, लगना है, आपरा है, पैरों की खुजली है, परजीवी प्रकोप है, सर्रा यानी तिबसा रोग जो 3 वर्ष तक रहता है, जिसको ट्रिपनोसोनियल कहते हैं, एंथ्रैक्स, गलघोटू, निमोनिया, माता आदि रोग आ सकते हैं। तो समय समय पर पशुपालकों को जो है वेटरनरी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उनकी जांच करवानी चाहिए पशुओं की। प्रिय विद्यार्थियों ये था जो अपने पशुओं की नस्लें अपने पढ़ी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऊँट जो है वह 18 से 36 लीटर पानी पीता है रोज, इसलिए इसके लिए जल की व्यवस्था भी जो है अच्छी होनी चाहिए। अन्यथा जो है पानी कमी से जो अपन सोचते हैं, कई बार पढ़ते हैं ऊँट कई दिनों तक बिना पानी पी रह सकता है, लेकिन यदि पानी की उपलब्धता वापस नहीं करवाएंगे तो फिर वो कई दिनों तक जीवित नहीं रह पाएगा। तो इसलिए उनको प्रतिदिन जो आपके नमक देना है, भोजन देना है, सूखा चारा देना है और सारा रोग जो 3 वर्ष के लिए होता है, इसलिए इसको आपके तीव्रसा रोग कहा जाता है। तो इस प्रकार की बीमारियों से पहचान करवा करके और डॉक्टर की हेल्प से इन पशुओं की नस्ल में सुधार भी किया जा रहा है और जो पशुपालक हैं उनको भी जो विशेष प्रकार की सुविधा युक्त जो है सरकार अनेक प्रकार की योजनाएं भी चला रही है पशुपालकों के लिए। और हम सबको भी ध्यान रखना होगा कि हम जब लिखते हैं तो बहुत ही अच्छे आराम से, जैसे किसी नस्ल के बारे में लिख रहे हैं तो उसकी स्पेशल विशेषता जरूर लिखनी होती है। ठीक है, क्या आपने स्पेशल विशेषता, जैसे मान लो आप बीकानेर नस्ल के बारे में लिख रहे हो और आपने उसके अंदर जो स्टॉप नहीं लिखा, या आप मेवाड़ी नस्ल के बारे में लिख रहे हो तो जो उसका अधर नीचे वाला जो होठ है वो लटका होता है, ये नहीं लिखा तो उसकी विशेषताएं अधूरी रह जाएगी। या आपको जैसे मेवाड़ी नस्ल के बारे में पूछा रहा, आपने लिख दिया भाई वो सबसे ऊंचा होता है, ऊंचा नहीं होता है, वो मध्यम आकार का होता है, सबसे ऊंचा बीकानेरी होता है, फिर जैसलमेरी है 10 से 12 फीट बीकानेरी, 7 से 9 फीट आपके जैसलमेरी और उसके बाद मेवाड़ी। तो ये क्रम याद रखना है, 2-3 बार पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा तब तक। ठीक है, इसको ठीक से लिखना है, पढ़ना है। धन्यवाद।